Hello and welcome back to Prelims Power Practice by Prep Alpine. हम यहाँ मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन सीरीज जो है उसके लेक्चर 6 के साथ आपके साथ आए हैं और यहाँ हम ऐसे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे गए पीवाईक्यूज के पैटर्न पर डिजाइन है और इससे आपका प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। तो आज का हमारा लेक्चर 6 का टॉपिक है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स इन इंडिया। हम जानते हैं कि अराउंड 18th सेंचुरी प्रायर टू द एवोल्यूशन ऑफ कांग्रेस, हम जानते हैं या फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस 1885 के लगभग, तो उसके पहले का अगर हम टाइम देखें राइट फ्रॉम 1757 के बाद से, तो बहुत सारे रिफॉर्म मूवमेंट्स जो हैं वो इंडिया में हमको देखने को मिले थे, क्योंकि जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थे वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स हो गए थे। कल्चरल इविल्स, सोशल इविल्स जो थे वो अपने पीक पर थे, फिर चाहे वो कास्ट सिस्टम हो, सती सिस्टम हो, ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजीज हो, ये सारी चीज़ें जो हैं, तो इसके अगेंस्ट में बहुत सारे मूवमेंट्स जो हैं वो हमको देखने को मिले, जिसको हम सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स के नाम से जानते हैं। दो तरीके के मूवमेंट्स थे, एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स थे जो ओल्डर वे ऑफ रिलीजन, ओल्डर वे ऑफ कल्चर पे जाने की बात करते थे, और दूसरे रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स थे जो रिफॉर्म लाने की बात करते थे। तो यही हमारा मोटा मोटा जो क्रक्स है सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स का है। इसमें डिफरेंट डिफरेंट मूवमेंट्स जो है वो हमको देखने को मिले हैं। तो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे इज द वाईकॉम सत्याग्रह वाज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन। तो ये जो वाईकॉम सत्याग्रह था ये हमको साउथ इंडिया में डेक्कन रीजन में देखने को मिला था, एंड इट वाज लेड बाय श्री नारायण गुरु एंड हिज फॉलोअर्स, जो इजावा कांग्रेस के लीडर्स थे। तो ये जो फोकस था ये मेनली एक टेम्पल एंट्री मूवमेंट टाइप का था, कि टेम्पल्स के पास वाले जो रोड्स थे उनको जो लोअर कास्ट के लोग थे वो यूज नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से ये जो मूवमेंट है ये लॉन्च किया गया था। तो विडो रीमैरिज, नो इट वाज नॉट फॉर इट। रिकन्वर्जन ऑफ मुस्लिम्स टू हिंदूज, ये कोई रिलीजियस मूवमेंट नहीं था, रिलीजियस कन्वर्जन मूवमेंट नहीं था, बट इट वाज अ टेम्पल एंट्री काइंड ऑफ मूवमेंट। इट वाज अ लोअर कास्ट मूवमेंट, ताकि उनको जो है पब्लिक रोड्स यूज करने की इजाजत मिले। Next question, moving on. Second question is, with reference to the देवबंद movement, consider the following statements. तो ये जो देवबंद movement था ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, कि इस्लाम के जो ओल्डर ट्रेडिशंस थे, जो इस्लाम की कोर पॉलिसीज हैं, उसको रिवाइव करने की बात की जा रही थी इस देवबंद मूवमेंट में। तो इट सॉट रिकंसिलिएशन विद द ब्रिटिश एंड द एम्ब्रेस ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न साइंसेस। अगर हम मॉडर्न वेस्टर्न साइंसेस की बात करें तो उसमें रैशनैलिटी, साइंटिफिक थिंकिंग, इन सब की बात आ जाती है, तो ऑर्थोडॉक्सी जो है वो इसका पार्ट नहीं होगी। सो दिस इज नॉट ट्रू। तो अगर हम 1 को एलिमिनेट कर दे तो वी कैन रीच टू आवर आंसर, दैट इज 2 and 3, बट स्टिल हम लोग सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को देखते हैं कि इट एम्फसाइज द रिवाइवल ऑफ सुन्नी, हनाफी, orthodoxy and rejection of religious innovations. Exactly, it was sustained by community donations rather than state patronage. ये मैक्सिमम जितने भी जो ये religious reform movements थे, सबके साथ यही सिनेरियो था कि उनको स्टेट जो है वो पैट्रोनाइज नहीं करता था, क्योंकि अक्सर ये स्टेट के भी खिलाफ होते थे, तो इनको कम्युनिटी डोनेशंस के थ्रू ही सस्टेन करना पड़ता था। Next question, which organization was founded by Gopal Krishna Gokhale in 1905 to train dedicated workers for national service? तो यहाँ पर आपको मोटिव जो है वो भी दे दिया है कि डेडिकेटेड वर्कर्स जो कि नेशनल सर्विस के लिए ट्रेन हो। तो इससे हमको पता चल जाना चाहिए कि क्या वो सेवा सदन था, धर्म सभा था, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी था, या फिर तत्वबोधिनी सभा था। तो वो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंड किया था इन 1905, और ये नेशनल सर्विस के लिए लोगों को ट्रेन करने के लिए बनाया गया था। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम सेवा सदन की बात करें तो ये बहराम जी मलाबारी के द्वारा बनाया गया था। तत्वबोधिनी सभा जो है वो देवेंद्र नाथ टैगोर के थ्रू इस्टेब्लिश किया गया था, और अगर हम धर्म सभा की बात करें तो राधाकांत देव ने इसको इस्टेब्लिश किया था इन 1830। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following best describes the शुद्धि movement launched by the आर्य समाज? तो आर्य समाज भी एक ऑर्गेनाइजेशन था, ऐसे ही ब्रह्मो समाज था, तत्वबोधिनी सभा है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है, सेवा सदन है, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है। और ये आर्य समाज जो है वो हम देखते हैं कि दयानंद सरस्वती के द्वारा इसको जो है वो इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसके थ्रू जो शुद्धि मूवमेंट चलाया जा रहा था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? अ कैंपेन टू प्रमोट द यूज ऑफ हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज, अ प्रोग्राम एम्ड एट द प्योरिफिकेशन ऑफ हिंदू रिचुअल्स फ्रॉम ब्राह्मणिकल कंट्रोल,
a reconversion drive to restore Hindus who had converted to other faiths, or a social movement for the abolition of untouchability system in rural India. So ये जो शुद्धि मूवमेंट था, ये आपको स्टेटमेंट्स पढ़ के लगेगा कि शुद्धि मीन्स प्योरिफिकेशन, तो जो भी हिंदू रिचुअल्स हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए सिस्टम जो है वो चलाया गया था, बट दैट इज नॉट द केस। ये एक रिकन्वर्जन ड्राइव था उन लोगों को वापस लाने के लिए अपने फेथ में जो हिंदुइज्म से कन्वर्ट हो चुके हैं। तो इट वाज काइंड ऑफ अ रिकन्वर्जन ड्राइव बाय द आर्य समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द लिस्ट विथ लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। आपको लीडर्स का नाम दिया है, मूवमेंट्स का नाम दिया है और आपको इसको मैच करना है। तो निरंकारी मूवमेंट जो था वो फोकस करता था एक फॉर्मलेस क्रिएटर को वर्शिप करने पे, इसलिए निरंकारी मूवमेंट। देन देयर वाज नामधारी मूवमेंट जिसको हम कुका मूवमेंट भी कहते हैं, ये पंजाब साइड में इसको चलाया गया था। सेवा सदन हमने देखा है कि बहराम जी मलाबारी के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया था, और ये जो विडोज थी, किसी भी जो विमेन थी, जो डिस्ट्रेस्ड विमेन थी, उनके लिए ये स्टार्ट किया गया था। एंड देन लास्टली देयर वाज प्रार्थना समाज, और इसको ये यूपीएससी का पीवाईक्यू भी है, तो हम सबको पता है कि प्रार्थना समाज जो है वो आत्माराम पांडुरंग ने एस्टैब्लिश किया था। तो डी वी हैव 3, सो D3 ओनली 2 ऑप्शंस आर देयर, तो 2 हम एलिमिनेट कर चुके हैं। दूसरा हमने देखा सेवा सदन जो है वो बहराम जी मलाबारी ने एस्टैब्लिश किया था, और बहराम जी मलाबारी के साथ और भी लोग थे, बट मेनली उसमें बहराम जी मलाबारी ही थी। तो सेवा सदन इज बहराम जी मलाबारी, C2। So we have reached to the answer, that is A1, that निरंकारी मूवमेंट बाबा दयाल दास, नामधारी मूवमेंट इज बाबा राम सिंह, और कुका मूवमेंट भी जिसको हम कहते हैं। सेवा सदन इज बहराम जी मलाबारी एंड प्रार्थना समाज इज आत्माराम पांडुरंग। Next question. The Singh Sabha assertion reason type. The Singh Sabha movement advocated for the assertion of Sikhism as a distinct and revealed faith. तो ये जो सिंह सभा मूवमेंट था, ये एक ऐसा मूवमेंट था जो सिखिज्म को एक डिस्टिंक्ट रिलीजन, एक डिस्टिंक्ट फेथ की तरह, कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिंदुइज्म, क्योंकि हम जानते हैं कि सिखिज्म का जो बर्थ हुआ था वो आफ्टर हिंदुइज्म, मतलब फ्रॉम हिंदुइज्म हुआ था। बट ये जो सिंह सभा मूवमेंट थी, इसका कहना था कि सिखिज्म जो है वो एक अलग रिलीजन है, एक अलग फेथ है। रीजन, educated Sikh youth were increasingly gravitating towards the आर्य समाज and Christian missionary schools। तो आर्य समाज शुद्धि मूवमेंट, जिसका की एम था कि जो लोग जो अदर रिलीजन्स में कन्वर्ट हो गए हैं उनको वापस लेकर के आना। एंड देन देयर इज क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स। तो क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स तो जो थे वो क्या कर रहे थे कि वो क्रिश्चियनिटी में लोगों को कन्वर्ट कर रहे थे। तो इसीलिए ये जो सिंह सभा मूवमेंट है इसको चलाया गया था कि जो लोग भी दूसरे रिलीजन्स में जा रहे हैं उनको ये रियलाइज करवाना कि सिखिज्म जो है वो एक डिस्टिंक्ट फेथ है। सो ए आर दोनों ट्रू हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। कब लॉन्च किया गया था इसको? तो इसको 1873 में लॉन्च किया गया था। Next question. With reference to the Ahmadiyya movement, which of the following statements is true? It was founded by Mirza Ghulam Ahmad in 1889। तो ये जो अहमदिया मूवमेंट था ये एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। ये इस्लाम की जो ऑर्थोडॉक्स आइडियोलॉजीज थी उनको रिफॉर्म करने की बात करता था, जैसे जिहाद वगैरह की आइडियोलॉजीज जो हैं उनको रिफॉर्म करने की बात करता है। तो इसकी शुरुआत जो है वो मिर्जा गुलाम अहमद ने ही की थी, नो डाउट, दिस इज ट्रू। इट रीडिफाइंड जिहाद एज अ स्पिरिचुअल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रगल विथ पेन रादर देन स्वॉर्ड। तो जिहाद जो हमने देखा है कि जिहाद के नाम पर बाबर ने भी जो है वो लोगों को मोटिवेट किया था लड़ने के लिए, तो इन्होंने जिहाद को रीडिफाइन किया एक ऐसा स्ट्रगल जो कि आप पेन से लड़ सकते हैं, मतलब अपनी कलम को यूज करके आप ये लड़ाई जो है वो लड़ सकते हैं रादर देन तलवार को यूज करके। दिस इज ऑल्सो ट्रू। इट वॉज वाइडली एक्सेप्टेड एंड सपोर्टेड बाय द देवबंदी एंड बरेली स्कॉलर्स। तो हमें पता है कि ये जो देवबंद मूवमेंट था ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, और रिवाइवलिस्ट मतलब जो ओल्डर प्रैक्टिसेस थी उनको उनके बारे में ये बात करता था। तो कभी भी एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो है वो एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट को सपोर्ट नहीं करेगा। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट लेड बाय पेरियार E.V. रामास्वामी वाज कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स। तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था ये एक लोअर कास्ट मूवमेंट था, और इट वाज मोर ऑफ कि जो भी रिचुअल्स वगैरह थे, जो भी प्रैक्टिसेस थी, जो गॉड वगैरह में बिलीव था, एथिज्म को ये प्रमोट कर रहा था। तो देखते हैं, रिवाइवल ऑफ वैदिक रिचुअल्स विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट्स, अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेसी फॉर द क्रिएशन ऑफ सेपरेट पारसी स्टेट। तो पीवी रामास्वामी का कोई भी लेना देना पारसी स्टेट से नहीं था, तो बी को हम पहले ही रिजेक्ट कर सकते हैं।
प्रमोशन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस परफॉर्म्ड विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट और रिचुअल्स, या फिर सपोर्ट फॉर द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन अपर कास्ट रिफॉर्म्स। तो दिस इज ऑल्सो नॉट द केस। हमारे पास दो चीजें बच जाती है, रिवाइवल ऑफ वैदिक रिचुअल्स विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ब्राह्मण प्रीस्ट, या फिर प्रमोशन ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिजेस परफॉर्म विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट और रिचुअल्स। तो ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, इसमें बहुत सारी ऐसी शादियां, ऐसे मैरिजेस ऑर्गेनाइज किए जा रहे थे जिनको लेबल किया जा रहा था एज सेल्फ रिस्पेक्ट मैरिज, यानी कि इसमें किसी भी तरीके का कोई ब्राह्मण प्रेजेंस, क्योंकि ब्राह्मण प्रेजेंस जो है वो एक अपर कास्ट डोमिनेंस या ब्राह्मणिकल डोमिनेंस को डिनोट करता है, इस वजह से इसको रिजेक्ट किया गया। और किसी भी तरीके के जो ये जो ब्राह्मणिकल रिचुअल्स थे उनको भी रिजेक्ट किया गया, और एथिज्म को जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है उसमें जगह मिली थी। Next question, which of the following movements is or are classified as revivalist in nature according to the historical context of the 19th century? तो revivalist movements वो थे जो पुराने धर्रे, जो पुराने प्रैक्टिसेस हैं उनको रिस्टोर करने की बात करते हैं। ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, देवबंद समाज, देवबंद मूवमेंट या फिर अलीगढ़ मूवमेंट। तो ब्रह्मो समाज जो है ये हमको पता है कि इसको राजा राम मोहन रॉय के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। देन देयर इज आर्य समाज जिसको दयानंद सरस्वती, फिर हमारा देवबंद मूवमेंट है जो देवबंदी स्कॉलर्स वगैरह बरेलवी वगैरह के थ्रू स्टार्ट किया गया था। अलीगढ़ मूवमेंट हम जानते हैं सैयद अहमद खान जो है वो इसको लीड कर रहे हैं। तो ब्रह्मो समाज जो था वो हिंदुइज्म में रिफॉर्म्स की बात कर रहा था, और इसमें ये मोनोथीज्म और ये विडोई मैरिज इन सब को प्रमोट किया गया था। आर्य समाज हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि इसमें शुद्धि मूवमेंट लॉन्च हुआ था, ये एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था। ये हम देख चुके हैं कि देवबंद मूवमेंट जो है वो भी एक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट है, बट अलीगढ़ मूवमेंट जो था ये एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था। सर सैयद अहमद खान जो थे उनका ये कहना था कि इस्लाम को रिफॉर्म करने की जरूरत है। लॉजिक, रीजनिंग, साइंटिफिक एनालिसिस, ये सारी चीजें जो हैं वो इन्होंने इस मूवमेंट में इसके बारे में बात करी थी। तो 1 एंड ये 2 और 3 जो है हमारा ये रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था, और ब्रह्मो समाज और अलीगढ़ मूवमेंट जो है ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स के तौर पर देखे जा सकते हैं। Next question, what was the significance of the Sikh Gurudwaras Act of 1925? It declared Sikhism as a separate as a branch of Sanatan Dharma. It allowed the British government to appoint the Mahants of all shrines. It institutionalized the democratic community control of shrines through the SGPC यानी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, या फिर it prohibited the entry of lower caste into the Golden Temple. 1925 उस टाइम पे अगर कोई ऐसा मेजर लिया जाए कि लोअर कास्ट का जो एंट्री है वो गोल्डन टेम्पल में प्रोहिबिट कर दिया जाए। इस टाइम तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो हो चुका है, सॉल्ट सत्याग्रह की बात हो रही है, महात्मा गांधी जो है वो अनटचेबिलिटी के खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं। तो ऐसे टाइम पर ये जो चीज है वो कभी भी नहीं हो सकती है, तो ये तो नहीं होगा। Then it declared Sikhism as a branch of सनातन धर्म। हम देख चुके हैं कि इतने सारे मूवमेंट्स हुए जो सिखिज्म को एक सेपरेट आइडेंटिटी के तौर पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे। तो वैसे टाइम पर गवर्नमेंट कभी भी ये रिस्क नहीं लेती कि सिखिज्म को एक सेपरेट ब्रांच दिखा दिया जाए सनातन धर्म का। उसके बाद इट अलाउड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अपॉइंट द महंट्स ऑफ ऑल द श्राइन्स। इनफैक्ट ये जो गुरुद्वारा एक्ट आया था ये इन्हीं महंट्स के खिलाफ आया था। ये महंट्स जो थे, जिनको कि आप प्रबंधक कह सकते हैं या मैनेजर्स कह सकते हैं, जो देखा करते थे, जो प्रीस्ट थे, जो गुरुद्वारा को मैनेज करते थे, ये बहुत ज्यादा करप्ट हो गए थे। ये लोगों के फायदे से ज्यादा खुद का फायदा देख रहे थे। इस वजह से ये पूरा मूवमेंट हुआ, और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ जो सिख गुरुद्वारा एक्ट है उसको पास किया गया, और इसके तहत जो गुरुद्वारा का गवर्नेंस है वो दे दिया गया था टू SGPC और द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। सो इट इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डेमोक्रेटिक कम्युनिटी कंट्रोल ऑफ श्राइन्स थ्रू द SGPC. Next question. Consider the following statements about सेवा सदन founded in 1908. So ये जो सेवा सदन था ये हमने देखा है कि इसको मेहराम जी मलाबारी जो है उन्होंने फाउंड किया था। तो it was established exclusively for the पारसी कम्युनिटी। नहीं, ये ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ और सिर्फ पारसी कम्युनिटी के लिए स्टैब्लिश किया गया था। ये अक्रॉस ऑल द फेथ्स, ऑल द कम्युनिटीज, जो विमेन थी, जो डेस्टिट्यूट विमेन थी, जो डिप्राइव्ड विमेन थी, उनके लिए स्टैब्लिश किया गया। तो 1 हमारा गलत है, तो उस हिसाब से हम आंसर पर पहुंच जाते हैं। बट लेट्स सी,
it provided rescue and rehabilitation for widows and child brides, क्योंकि बहराम जी मलाबारी जो है वो खुद इन चीज़ों से गुजरी थी। एक चाइल्ड ब्राइड के तौर पर उन्होंने जो प्रॉब्लम्स है उसको फेस किया था, तो विडोज और चाइल्ड ब्राइड्स जो थी उनके लिए ये रेस्क्यू और रिहैबिलिटेशन प्रोवाइड किया जाता था। और कैसे किया जाता था, तो ट्रेनिंग जो है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता था नर्सिंग में, टीचिंग में, ताकि वुमेन जो है वो खुद का भरण पोषण या सेल्फ रिलायंस जो है उसको प्रमोट कर सके। सो 2 and 3 is our answer. Next question. The Tana Bhagat movement among the Oraon tribe is notable for its violent rejection of all outside religions, blending Gandhian Satyagraha with tribal ethos to resist colonial laws, promoting the worship of Birsa Munda as a reincarnation of God, या फिर encouraging tribal members to convert to Christianity for education. तो पहली बात तो बिरसा मुंडा जो है उनका एक अलग मुंडा रिवोल्ट था, ये हमको पता है। ट्राइबल मेंबर्स को कभी भी एनकरेज नहीं किया गया कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर जाएं। उनका खुद का एक डिस्टिंक्ट अपना कम्युनिटी होता है, सरना रिलीजन जो वो फॉलो करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। देन हमको पता है कि मैक्सिमम जो ट्राइबल मूवमेंट्स थे वो वायलेंट थे, फिर चाहे वो संथाल हो, मुंडा हो, कोल हो या एनी अदर मूवमेंट जो हुआ है वो मोस्टली वायलेंट रिबेलियंस जो है वो हमको देखने को मिले हैं। बट दैट इज व्हाट डिस्टिंग्विशेस द ताना भगत मूवमेंट। ये जो ताना भगत मूवमेंट था ये एक तरीके से एक सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था। सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म, इसको जो है 1914 में स्टार्ट किया गया था बाय जत्रा भगत या जत्रा ओरांव, जो भी आप इनको कहना चाहें। ओरांव ट्राइब में जो ऑर्थोडॉक्सी थी, जो बेकार की प्रैक्टिसेस थी, उनको ओवरकम करने के लिए इसको फॉलो किया गया था। लेकिन ये एक वायलेंट रिजेक्शन नहीं था। इनफैक्ट जो जत्रा ओरांव थे या जत्रा भगत थे वो गांधी के प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे। तो उन्होंने ये जो काम किया था ताना भगत मूवमेंट का, इसको गांधीयन सत्याग्रह जो है उसको ट्राइबल के बीच में उसको इंटीग्रेट करके कॉलोनियल लॉज को यहाँ पर रेजिस्ट किया था थ्रू दिस ताना भगत मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ रहनुमाई मजदसान सभा। तो ये जो रहनुमाई मजदसान सभा है ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि एक देखा जाए तो पारसी रिफॉर्म मूवमेंट जो है उसके तौर पे हमको देखने को मिलती है। दादा भाई नारोजी वगैरह इसके फाउंडिंग मेंबर्स के तौर पर हमको देखने को मिलते हैं। तो इसका कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं था? डिस्करेजिंग चाइल्ड मैरिज, ऑब्वियसली ये इसका ऑब्जेक्टिव था। एजुकेशन फॉर गर्ल्स, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव था। कर्बिंग द डोमिनेंस ऑफ पारसी प्रीस्ट, या फिर एडवोकेटिंग द रिवाइवल ऑफ आइडल वर्शिप इन ज़ोरास्ट्रियनिज्म। तो इसमें हमें कंफ्यूजन हो सकता है कि पारसी प्रीस्ट का डोमिनेंस कम करना ये भी एक ऑब्जेक्टिव हो सकता है, लेकिन रिवाइवल ऑफ आइडल वर्शिप जो है ज़ोरास्ट्रियनिज्म में, ये इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। जो आइडल वर्शिप यानी मूर्ति पूजन जो है वो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, with reference to the Aligarh movement, which of the following statements is correct without using a code? तो ये जो अलीगढ़ मूवमेंट है ये हमने देखा है कि ये किसने इन्हें फाउंड किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने जो है इसको लॉन्च किया था, अहमद खान। और ये क्या है? तो ये एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था, इस्लाम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट, जो कि इस्लाम में साइंटिफिक इन थिंकिंग, साइंटिफिक एजुकेशन और रीजनिंग वगैरह को इंटीग्रेट करता है। तो इट प्रायोरिटाइज पॉलिटिकल एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिश ओवर एजुकेशन। ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये ब्रिटिश के खिलाफ पॉलिटिकल एजिटेशन में बिलीव नहीं कर रहे थे। इनका कहना था कि पहले आप एजुकेट हो जाइए, पहले आप एजुकेशन ले लीजिए, उसके बाद अगर आप एजिटेट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सो दिस वॉज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। या फिर इट कंसिडर्ड द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ बॉडी केपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग मुस्लिम इंटरेस्ट। इनफैक्ट ये जो अलीगढ़ मूवमेंट था ये इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपोज करता था, क्योंकि इनके हिसाब से इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो एक हिंदू एलीट बॉडी थी जो हिंदूज के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती थी और मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही थी। और इसलिए कई बार ऐसा देखा गया था कि मूवमेंट्स के टाइम पर जो अलीगढ़ मूवमेंट या सर सैयद अहमद खान थे उन्होंने ब्रिटिशर्स को सपोर्ट किया था अगेंस्ट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि उनके हिसाब से जब तक ब्रिटिशर्स थे तब तक मुस्लिम इंटरेस्ट जो थे उनको हम देख रहे थे। नेक्स्ट, इट एम टू रिकंसाइल कुरान विद रीजन एंड नेचुरल लॉ, और इट वाज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द अपलिफ्टमेंट ऑफ द rural Muslim peasantry. It was obviously focused on the upliftment of rural Muslim peasantry, but primarily अगर major goal देखें इसका ये था तो ऐसा नहीं है। इसका major goal जो था वो ये था कि कुरान को आपको reconcile करना है with reason and natural law. Next question, question number 15.
Which movement among the following used the guiding dictum सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, कि अगर आप इंसान की सेवा करते हैं तो वो भगवान की सेवा के इक्वल है। ये किसका गाइडलाइन था? ब्रह्मो समाज का, आर्य समाज का, रामकृष्ण मिशन का, या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी का? तो ब्रह्मो समाज राजा राम मोहन रॉय, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद एंड थियोसॉफिकल सोसाइटी, जिसको कि ब्लेवात्स्की और ऑलकॉट ने फाउंड किया था। तो ये जो सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड की जो आइडियोलॉजी थी, ये स्वामी विवेकानंद की एक बहुत बड़ी आइडियोलॉजी थी, और पूरा का पूरा रामकृष्ण मिशन जो है वो इसी चीज पर बेस्ड था। स्वामी विवेकानंद का कहना था कि इनर स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जो है उस पर फोकस करना है, और जो कि मतलब वेदांत और प्रैक्टिकल सोशल एक्शन जो है उन दोनों को आपको मिक्स करके चलना होगा। और ब्रह्मो समाज जो था वो एक रैशनल स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करता था, आर्य समाज वैदिक रिवाइवलिज्म के बारे में बात करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द धर्म सभा फाउंडेड इन 1830 इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। धर्म सभा, जो कि हमने देखा है कि धर्म सभा जो है वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो राधाकांत देव जो है उन्होंने इसको फॉर्म किया था। इट वाज अ रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्टिंग राजाराम मोहन रॉयज एंटी सती कैंपेन। इट वाज अ सेक्युलर ग्रुप प्रमोटिंग इंग्लिश एजुकेशन इन रूरल बंगाल। तो इनमें से जितने भी रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स थे, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट्स थे, मोस्टली अगर देखें तो इंग्लिश एजुकेशन को उतना सपोर्ट नहीं करते थे, वर्नाक्युलर एजुकेशन के बारे में ये ज्यादा बात करते थे। सेकेंडली, a conservative reaction that defended orthodox Hindu traditions against the reformist critique, या फिर a branch of theosophical society focused on Sanskrit learning। तो ये जो ब्रह्मो समाज है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का तो ब्रांच नहीं था, तो ये और ये नहीं होगा हमारा। अब ये जो धर्म सभा की बात करें तो इसको राधाकांत देव ने जो है वो फॉर्म किया था, और ये जो धर्म सभा है इसको फॉर्म किया गया था एज अ रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। तो रिवाइवलिस्ट मूवमेंट जो है उसका क्या और एम होगा कि जो भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनको अपोज करना, और खास करके ये जो ऑर्गेनाइजेशन था ये राजा राम मोहन रॉय की जो एंटी सती कैंपेन थी इसको अपोज करने के लिए बनाया गया था। तो सती जो है वो 1829 में बैन हुआ था, बैन ऑन सती, और उसी के बाद उसी के रिएक्शन में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको बनाया गया था। Next question, practical Vedant, a concept where religion had lived through action and service is associated with। practical Vedant मतलब आप वेदों को फॉलो करिए बट प्रैक्टिकली करिए, उसको अपने एक्शंस में, उसके जो भी प्रिंसिपल्स हैं उसको अपने एक्शन में, सर्विस में लेकर के आइए। तो ये किससे एसोसिएटेड है? सुना सुना लग रहा है, अभी हमने देखा सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, ये किसका है? तो ये स्वामी विवेकानंद का है, और उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल था कि शिव ज्ञाने जीव सेवा, यानी अगर आप शिव की सेवा करना चाहते हैं तो आप जीव की सेवा करिए। जीव यानी ह्यूमन बीइंग, हर एक इंसान में उनका मानना था कि भगवान रहते हैं, और अगर आप इंसान की सेवा करते हैं तो आप भगवान की सेवा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इवोल्यूशन ऑफ ब्रह्मो समाज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये जो ब्रह्मो समाज है ये फॉर्म किया गया था बाय राजा राम मोहन रॉय, लेकिन आफ्टर अ सर्टेन टाइम हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव जो है वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहला, फाउंडिंग ऑफ तत्व बोधिनी सभा बाई देवेंद्र नाथ टैगोर, द स्प्लिट इनटू आदि ब्रह्मो समाज एंड ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया, पासिंग ऑफ रेगुलेशन 17 दैट अबॉलिश्ड सती, या फिर केशव चंद्र सेन ज्वाइनिंग द मूवमेंट। तो सबसे पहले ये जो थर्ड चीज है वो होती है कि सबसे पहले हमारा 1829 में हम देखते हैं कि ब्रह्मो समाज के एफर्ट्स के कारण जो सती है उसको अबॉलिश किया जाता है। तो थर्ड इज द फर्स्ट इवेंट, इसको हमको क्रोनोलॉजिकली अगर हम देखें तो थर्ड जो है वो हमारा फर्स्ट इवेंट होगा विच कैंसल्स बी एंड डी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि 1829 जब राजा राम मोहन रॉय का ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो जाता है, उसके थोड़े टाइम के बाद राजा राम मोहन रॉय जो है वो इस जो ब्रह्मो समाज है उसकी जिम्मेदारी जो है वो केशव चंद्र सेन को दे देते हैं, सॉरी ये देवेंद्र नाथ टैगोर को दे देते हैं। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो ऑलरेडी तत्व बोधिनी सभा जो है उसको लीड कर रहे थे, तो इसी टाइम पर इस मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। तो सेकेंड इज 1। तो हम आंसर पे तो पहुंच चुके हैं, लेकिन अब इसकी स्टोरी को समझते हैं कि देवेंद्र नाथ टैगोर जो है उन्हीं के टाइम पर केशव चंद्र सेन, उनके थोड़े टाइम के बाद केशव चंद्र सेन जो है वो मूवमेंट को ज्वाइन करते हैं। अब देवेंद्र नाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन जो है दोनों थोड़े ऑपोजिट पर्सनालिटीज हैं। जहां केशव चंद्र सेन जो है वो रेडिकलिज्म में बिलीव करते हैं कि रेडिकल तरीके से आपको जो रिफॉर्म्स है वो लेकर के आना है। देवेंद्र नाथ टैगोर जो है वो ग्रेजुअल रिफॉर्म में बिलीव करते हैं।
तो यहाँ पर इनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उसकी वजह से हम देखते हैं कि ये जो ब्रह्मो समाज है ये दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। एक आदि ब्रह्मो समाज जो ओरिजिनल ब्रह्मो समाज जिसको हम कह सकते हैं उसको लीड करते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर, और दूसरा ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया जिसको लीड करते हैं केशव चंद्र सेन। तो रेगुलेशन जो है वो 1829 में पास हुआ था, तो बोधिनी सभा जो है वो 1843 में, उसके बाद केशव चंद्र सेन ने 1857 में ज्वाइन किया, और फाइनली जो स्प्लिट है वो उनको 1866 में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी और द रेशमी रुमाल तहरीक इज हिस्टोरिकली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग? अलीगढ़ मूवमेंट्स अटेम्प्ट टू स्टैंडर्डाइज उर्दू, महमूद उल हसन एंड एंटी कॉलोनियल रेजिस्टेंस ऑफ द देवबंद स्कूल, वहाबी मूवमेंट्स मिलिटेंट मोबिलाइजेशन इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, या फिर अहमदिया मूवमेंट्स ग्लोबल मिशनरी वर्क इन लंदन? तो इट्स अ कंप्लीट फैक्चुअल क्वेश्चन, अगर आपको नहीं ध्यान में रहेगा तो ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं। बट ये जो सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी थी ये बेसिकली देवबंद मूवमेंट जो था उसके लीडर्स ने स्टार्ट करी थी। उनका एम था कि जो ओटोमन एम्पायर है, जो इस्लामिक कैलिफेट था, उनके साथ एक अलायंस बनाना और ब्रिटिश को रूल को ओवरथ्रो कर देना इंडिया में। और इसके लिए ये जो पूरी कॉन्स्पिरेसी है, ये पूरे मूवमेंट को वो लोग कैसे लीड कर रहे थे, तो जो रेशमी रुमाल होता है या सिल्क का लेटर पे वो लोग लेटर्स भेजा करते थे, और पंजाब में जो ब्रिटिश की सीआईडी थी उन्होंने इसको जो है इसके बारे में उनको पता चला था। तो ये एक सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी जो है ये देवबंद मूवमेंट के लीडर्स के द्वारा स्टार्ट की गई एक एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस थी, और इसके लीडर जो है वो महमूद उल हसन, जिनको हम शेख उल हिंद के नाम से भी जानते हैं। Next question. In the context of Sikh reform movements, which of the following was a characteristic of the Sanatan Sikh movement? It advocated pure Khalsa identity distinct from Hinduism. तो ये हमने देखा है कि सिंह सभा मूवमेंट जो था उसका पार्ट था ये. It supported Akali volunteers in their non-violent morchas. It tolerated caste distinctions and idol worship, viewing Sikhism as a part of broader Hinduism, या फिर it was radical intellectual avant-garde that established the खालसा कॉलेज. तो ये खालसा कॉलेज जो है इसकी शुरुआत जो है वो इस सनातन सिख मूवमेंट के द्वारा नहीं की गई थी. सनातन सिख मूवमेंट जो है वो बेसिकली ये कहता है कि सिखिज्म जो है वो सनातन धर्म या हिंदुइज्म का ही एक पार्ट है, इसलिए हिंदुइज्म की जो बेसिक चीजें थी जैसे कास्ट डिस्टिंक्शन हो गए, आइडल वर्शिप जो है, इनको ये सपोर्ट किया करते थे. तो इट टॉलरेटेड कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड आइडल वर्शिप, व्यूइंग सिखिज्म एज अ पार्ट ऑफ ब्रॉडर हिंदुइज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रार्थना समाज. प्रार्थना समाज किसने फाउंड किया था? तो इसको आत्माराम पांडुरंग ने फाउंड किया था 1867 में बॉम्बे में. तो ये पहला स्टेटमेंट तो यही है कि इट वाज फाउंडेड इन बॉम्बे बाय in 1867 by Atmaram Pandurang. Second, it completely rejected the philosophy of Vedas and Upanishads. It acted as a bridge between spiritual reform and liberal politics, या फिर इट वॉज अ प्रीकर्सर टू सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी. तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है हमारा, इट कंप्लीटली रिजेक्टेड द फिलोसफी ऑफ वेदास एंड उपनिषद. ऐसा नहीं है, इसने कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं किया था, ना ही कंप्लीटली एकदम उसी को सपोर्ट नहीं करते थे कि बस यही हमारा जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो हो, लेकिन कंप्लीटली उसको रिजेक्ट भी नहीं किया था. स्पिरिचुअल रिफॉर्म की बातें किया करते थे और लिबरल पॉलिटिक्स की बात करते थे. तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाता है, विच मेक्स 1, 3 and 4 एज दी आंसर. और जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी है जिसको कि गोपाल कृष्ण गोखले ने फाउंड किया था, उसके प्रीकर्सर के तौर पर हमको प्रार्थना समाज जो है वो देखने को मिलता है. Next question, the Akali assertion reason type. The Akali movement is described as a transition from intellectual revival to mass grassroots struggle. Next, it fused Sikh panthic fervor with Gandhian satyagrah to liberate gurudwaras from British protected mahants. तो यही जो अकाली मूवमेंट था इसका ही हमको इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिला था कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जो है वो उनको जो है वो गुरुद्वारा मैनेजमेंट के लिए रखा गया था. तो ये जो अकाली मूवमेंट था ये ऑब्वियसली जो गांधीयन सत्याग्रह था उनसे इंस्पायर्ड था. यही जो 1920-21 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का टाइम था, उसी टाइम पे कोइंसाइड करते हुए अकाली मूवमेंट जो है वो साइड बाय साइड चल रहा था, विच लेड टू द SGPC एक्ट और द गुरुद्वारा प्रबंधन एक्ट ऑफ 1925. So both A and R are true and R is the correct explanation of A.
Next question. With reference to Theosophical Society, which of the following statements is or are correct? It was founded by Annie Besant in 1875 in Adyar. हमें ये तो पता है कि एनी बेसेंट जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की ही मेंबर थी और उन्हीं के साथ जो है उनका इंडिया में आना हुआ था. It emphasized the recovery of ancient wisdom and revival pride in Hindu philosophy. It founded the Central Hindu College, which later became a part of the Banaras Hindu University. तो थियोसॉफी अगर एक स्टेटमेंट आपको पता हो तो आप बाकी तक आंसर तक पहुंच सकते हैं. थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है उनको फाउंड किया गया था बाय मैडम ब्लेवात्स्की और एच.एस. ऑलकॉट. तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारा वो गलत हो जाता है क्योंकि एनी बेसेंट बहुत बाद में इसके साथ जो है वो इंडिया आती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर बनके, लेकिन शुरुआत जो है इसकी वो इन्होंने नहीं की थी. अडयार सही है, 1875 सही है, बट जो नाम है ऑफ एनी बेसेंट दैट इज नॉट करेक्ट. तो 2 और 3 जो है वो हमारा सही हो जाएगा. ये एंशिएंट विजडम की रिकवरी के बारे में बात करता था, हिंदू फिलॉसफी के प्राइड के बारे में बात करता था. सेंट्रल हिंदू कॉलेज जो कि बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का पार्ट बन गया, उसको भी शुरुआत जो है वो इन्होंने ही करी थी. तो कर्नल ऑलकॉट और मैडम ब्लेवात्स्की के थ्रू जो है इसको इस्टेब्लिश किया गया था. नेक्स्ट हमको मैच करना है. मूवमेंट्स का नाम दिया और इनके प्राइमरी फोकस का नाम दिया. आदि द्रविड़ मूवमेंट, आदि धर्म मूवमेंट, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट और वाइकॉम सत्याग्रह. राइट टू यूज पब्लिक रोड्स अराउंड अ टेम्पल, एडवोकेटेड अ दलित बुद्धिस्ट आइडेंटिटी, चैलेंज ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की एंड पायनियर्ड विडो रीमैरिज, या फिर प्रोपगेटेड एथिज्म एंड द्रविडियन कल्चरल असर्शन. तो वाइकॉम सत्याग्रह हम देख चुके हैं कि ये पब्लिक रोड्स जो थे उनको यूज करने के लिए था. तो डी विल बी 1. वी हैव 2 ऑप्शंस विद D1. लेट्स एलिमिनेट दी अदर्स. तो अब दूसरा सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी हमको पता है कि ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था जिसमें हमने देखा कि ईवी रामास्वामी नायकर जो है उन्होंने इसको लीड किया था और ये एथिज्म को प्रमोट करते थे. ब्राह्मणिकल रिचुअल्स, ब्राह्मणिकल प्रीस्ट, इन सबको इन्होंने रिजेक्ट किया था. सो D1 एंड C4. सो वी हैव अराइव्ड द आंसर. लेकिन ये जो आदि द्रविड़ मूवमेंट था ये एक दलित बुद्धिस्ट आइडेंटिटी जो है इसको एडवोकेट करता था और आदि धर्म मूवमेंट जो था ये ब्राह्मणिकल पेट्रियार्की को चैलेंज करता था और विडो रीमैरिज जो है इसको प्रमोट कर रहा था. ऑल दीज आर साउथ इंडियन मूवमेंट्स. हमको साउथ इंडिया में जो है ये मूवमेंट्स देखने को मिले हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following limitations was or were shaped by both Brahmo Samaj were shared by both Brahmo Samaj and Aligarh movement? तो ये ब्रह्मो समाज और अलीगढ़ मूवमेंट जो है एक हिंदू रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है, एक इस्लाम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट है. तो देखते हैं. एलिटिस्ट ओरिएंटेशन दैट लार्जली नेग्लेक्टेड द रूरल पुअर एंड पेजेंट्री, अ लैक ऑफ एंगेजमेंट विद मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन. तो ये तो हमारा नहीं होगा कि इसमें मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन नहीं था. ऑब्वियसली ये एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट था तो इसमें मॉडर्न साइंटिफिक एजुकेशन तो था ही. तो आंसर तो हमारा आ गया है एलिमिनेशन के थ्रू की 1 ओनली. बट थर्ड ऑप्शन भी हम देख लेते हैं. कंप्लीट अवॉइडेंस ऑफ एनी पॉलिटिकल एंगेजमेंट और लॉयलिस्ट स्टैंड्स टुवर्ड्स द ब्रिटिश. तो हम जानते हैं कि ब्रह्मो समाज जो है वो कंप्लीटली ब्रिटिश के अगेंस्ट था और अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो हमको सपोर्टिंग ब्रिटिश जो है वो दिख जाता है. इनफैक्ट ब्रह्मो समाज ने स्टार्टिंग में तो ब्रिटिशर्स को सपोर्ट भी किया था कंसिडरिंग रिवोल्ट ऑफ 1857, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि ब्रिटिशर्स जो है वही रिफॉर्म्स लाने के लिए केपेबल हैं जो हमारे ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस हैं, कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, उनको रिफॉर्म करने में. तो इस वजह से तो ये जो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट्स थे ये अक्सर हमको ब्रिटिश को सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं. थर्ड भी नहीं होगा, सेकंड भी नहीं होगा, लेकिन हाँ इनका एक एलिटिस्ट ओरिएंटेशन था जो कि रूरल पुअर और पेजेंट्री को नेग्लेक्ट करता था. दैट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिगार्डिंग क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटी विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. तो हमें पता है कि 1813 का जो चार्टर एक्ट था वहां से क्रिश्चियन मिशनरीज जो है उनको इंडिया में आने दिया गया फॉर कन्वर्जन पर्पसेस, उनके रिलीजियस पर्पसेस के लिए. ईस्ट इंडिया कंपनी अलाउड अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री ऑफ मिशनरीज फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द 18th सेंचुरी. ऐसा नहीं है 18th सेंचुरी की शुरुआत से ये चीज जो है वो नहीं हो रही थी, तो ए तो नहीं होगा. मिशनरीज अडॉप्टेड अ मोर अग्रेसिव कन्वर्जन अप्रोच आफ्टर द 1857 रिवोल्ट टू इंस्टिल डिसिप्लिन. तो 1857 के रिवोल्ट का एक मेजर रीजन ये भी था कि ब्रिटिशर्स जो है थे उन्होंने इंडिया के जो इंडिया का आप कह सकते हैं कि वे ऑफ लाइफ था, हमारे जो कल्चरल प्रैक्टिसेस थे उनमें इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था, जिसकी वजह से ये जो सोशल इंटरफेरेंस, कल्चरल इंटरफेरेंस हुआ था, रिलीजियस इंटरफेरेंस, उसके अगेंस्ट ये मूवमेंट जो है वो किया गया था. तो आफ्टर 1857 मिशनरीज जो है वो थोड़े सॉफ्ट हो गए थे अपने अप्रोच में, अग्रेसिवली ये कन्वर्ट नहीं कर रहे थे.
Third, Bible translation into vernaculars contributed to the standardization of several Indian languages. या फिर Indian elites completely rejected missionary education to promote indigenous cultural confidence. तो ऐसा भी नहीं है, Indian elites ने missionary education को completely reject नहीं किया था. तो ये जो क्रिश्चियन मिशनरी एक्टिविटीज या क्रिश्चियन मिशनरीज जब इंडिया आई थी तो इन्होंने बाइबल जो है इसको बहुत सारे लैंग्वेजेस जो है उसमें ट्रांसलेट करवाया था, जिसकी वजह से बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस का स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो हमको देखने को मिलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, Lajna Imaila is an auxiliary body associated with which movement to promote female education and participation? तो ये जो लजना इमाइला है ये अहमदिया मूवमेंट से एसोसिएटेड एक ऑक्सिलरी बॉडी थी जो कि फीमेल एजुकेशन और पार्टिसिपेशन को बूस्ट करती थी. नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू फैराजी मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. इट वाज फाउंडेड बाय हाजी शरीयतुल्लाह इन ईस्टर्न बंगाल. दिस इज ट्रू. It emphasized religious purification, purged of syncretic practices, या फिर it was strictly religious movement with no connection to agrarian grievances. ऐसा नहीं है, ये agrarian grievances पे focused एक movement था. तो 1, 2 and 3 all are correct. Sorry, 1 and 2 is correct and 3 is not correct. 3 हमारा eliminate हो जाएगा, 1 and 2 is correct. Next question. Which of the following is not correctly matched? Tat Khalsa, standardization of Sikh rituals and birth ceremonies. अखंड कीर्तनी जट तो ये मेडिटेटिव चैंटिंग पे कीर्तन पे फोकस करता है, नाम सुमिरन. बरेलवी मूवमेंट, रिजेक्शन ऑफ सूफी ट्रेडिशंस एंड श्राइन कल्चर, या फिर खुदाई खिदमतगार, कंबाइन इस्लामिक वैल्यूज विथ गांधीयन नॉन वायलेंस. तो खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफार खान उनसे एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर ये इस्लामिक वैल्यूज और गांधीयन नॉन वायलेंस को कंबाइन करता है. लेकिन बरेलवी मूवमेंट जो था वो सूफी ट्रेडिशंस को प्रमोट करता था, वो सूफी ट्रेडिशंस के खिलाफ नहीं था. तो दिस इज नॉट करेक्टली मैच. रेस्ट ऑल आर करेक्टली मैच. लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रिफॉर्मिस्ट लीडर बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्लूज. एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैन मेकिंग एजुकेशन, कि इंसान बनाने वाला एजुकेशन जो है वो हमको देना चाहिए. नेक्स्ट, प्रोजेक्टेड इंडियाज मैसेज ऑफ स्पिरिचुअल यूनिवर्सलिज्म एट द शिकागो पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स. इसी से हमको पता चल जाना चाहिए कि शिकागो में जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन रिलीजन्स हुआ था उसमें इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया था या हिंदुइज्म को किसने रिप्रेजेंट किया था, तो स्वामी विवेकानंद ने. एंड थर्ड इज असर्टेड दैट इंडियाज स्ट्रेंथ ले इन अध्यात्म शक्ति, स्पिरिचुअल फोर्स. तो ये सारे के सारे जो स्टेटमेंट्स हैं वो स्वामी विवेकानंद को डिनोट करते हैं. सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. इफ यू वांट मोर सच कंटेंट प्लीज सब्सक्राइब to the channel and keep watching Prep Alpine. Thank you.